वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 20 क्वेश्चन जो अभी नवंबर 2023 में डीएसएसबी ने एग्ज़ाम लिए है, उसका मैथ्स पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, 28, 42 एंड 56 के लिए चौथा समानुपात क्या है। ये हमने कल की वीडियो में भी किया था। कैसे निकालेंगे अब आपको बहुत अच्छे से पता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 42 इंटू 56 को 28 से डिवाइड कर देना है। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका क्या मतलब है, 28 रेशो 42 इज़ प्रोपोर्शनल टू 56 रेशो एक्स। ये हमारा है फोर्थ प्रोपोर्शनल नंबर, राइट। तो बस इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब मिडल टर्म्स का प्रोडक्ट बराबर है एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के। 28 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल। 7 4 ज़ा 28, 7 6 ज़ा 42, 4 1 ज़ा 4, 4 14 ज़ा 56। बस 14 इंटू 6 कितना हो गया, 14 6 ज़ा 84। 84 इज़ द राइट आंसर। चेक भी कर लेते हैं। यस, 84 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी वार्षिक किस्त 8% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में बकाया 5,508 रुपये का ऋण चुकाएगी। क्या बोला है इन्होंने, हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 8% पर एनम, और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है और 3 ईयर्स है टाइम। और जो हमारा अमाउंट है वो क्या है, जो हमने लोन लिया था वो लिया था 5,508 रुपये का लोन चुकता कर देगी। कौन सी हमारी जो इनमें से हमें क्या निकालना है, ईयरली इंस्टॉलमेंट। कौन सी, ईयरली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो देखो अब इसको मैं समझाने वाली हूँ कैसे करना है। हम मान लेते हैं वो जो इंस्टॉलमेंट है वो है एक्स। कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट है, एक्स। आपने पहले अब पहले मेथड समझिएगा फिर शॉर्टकट पे आएंगे। आपने पहले साल के एंड में एक्स रुपये दिए, ठीक है। अब जो आपने एक्स रुपये पहले साल के एंड में दे दिए, अगर आप वो पूरे 3 साल बाद देते तो आपको उस पर 2 साल का इंटरेस्ट मिलता। तो इसका मतलब जो 2 साल का इंटरेस्ट है ना इसके ऊपर, वो भी आपका इंस्टॉलमेंट का ही पार्ट है। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट दिया आपने सेकेंड ईयर के एंड में, अब उसके ऊपर भी आपको 1 साल का इंटरेस्ट मिलता अगर सबसे एंड में ही देते। तो अगर वो पैसा आप बैंक में जमा करवा देते तो आपको इंटरेस्ट मिलता। बस, तो ये भी आपका इंस्टॉलमेंट का ही पार्ट है। प्लस तीसरे साल के एंड में आपने एक्स रुपये दिया और आपका पूरा 5,508 रुपये का जो आपका लोन था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, 5,508 रुपये का लोन आपका चुकता हो गया। बस अब इसको सॉल्व कर लो। एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 3x। प्लस ये कितना हो गया, यहाँ पे है एक्स इंटू 2 इंटू 8/100, यहाँ पे है एक्स इंटू 8/100। तो यहाँ से एक्स 8/100 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, 2x प्लस एक्स बराबर है 5,508। तो ये हो गया 3x प्लस 3x इंटू में 8/100 इज इक्वल्स टू 5,508। 3x कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 प्लस 8/100 इज इक्वल्स टू 5,508। 3x 108 बटे में 100 बराबर है 5,508। काट दो, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, बचा कितना 2, 3 8 ज़ा 24, बचा 1, 3 3 ज़ा 9 और बचा 1, 3 6 ज़ा 18। फिर 9 से काट दो, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 0, 9 4 ज़ा 36, 12 1 ज़ा 12, बचा 8, 12 7 ज़ा 84। एक्स की वैल्यू आ गई 1700। इसका मतलब 1700 की इंस्टॉलमेंट जो है वो हमारा पूरा जो ऋण है वो चुका देगी। ठीक है, पूरा का पूरा जो लोन है वो चुका देगी। तो राइट आंसर ही 1700। चेक भी कर लेते हैं। यस, 1700 इज़ द राइट आंसर। देखो अब इसमें करना क्या था, अब आपको कुछ नहीं करना। जैसे ही आपको समझ दिख रहा है 3 वर्ष हैं तो 3x, क्योंकि आप तीनों साल x तो दे ही रहे हो, साथ में जो आपका इंटरेस्ट आया पहले साल के एंड में दिया तो इस पर आपको 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। फिर जो दूसरे साल के एंड में दोगे उस पर आपको 1 बार ही इंटरेस्ट मिलेगा और बराबर हो गया पूरा लोन ख़त्म। ऐसे करना था आपको, वो तो मैंने जब आपको समझाया इस वजह से वो थोड़ा सा लंबा चला गया, है ना। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आते तो सीधा आपको ये लिखना है और सॉल्व कर देना है।
क्वेश्चन नंबर 3, 23% की छूट बिक्री पर एक वस्तु की कीमत 1155 रुपये। वस्तु का मूल मूल्य क्या था? वस्तु का मूल मूल्य था 100%। 23% की छूट देने पर, डिस्काउंट देने पर 23% की का डिस्काउंट देंगे तो कितने की हो गई वो चीज़? 77%। 77% है 1155। तो 100% कितने का हुआ? बस यही बोला हमसे। तो 1155/77 इंटू में 100। 11 7 77, 11 1 11, ना जानने की 0, 11 5 55, फिर 7 1 7, 7 5 35। 1500 की चीज़ हो गई। बस 1500 इज़ द राइट आंसर। चेक भी करते हैं। यस, 1500 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यापारी को अपनी लागत मूल्य पर 22% लाभ की अपेक्षा है। ठीक है, यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 2318 रुपये है तो उसका लाभ क्या है? देखो, 22% लाभ की अपेक्षा है, मतलब उसको जो प्रॉफिट है उसका 22% है। उसकी बिक्री जो है वो 2318 है। देखो, अगर मेरा CP है 100%, तो SP कितना हो गया है? 122%। और उन्होंने बोला ये 122% है 2318। तो लाभ कितना है? लाभ है 22% ना, तो आपको 22% की वैल्यू निकालनी है। बस 2318/122 इंटू में 22। बस 2 6 12, 2 1 2, 2 11 था। अब ये 61 के टेबल में 100% आता होगा। अब देखो किस पे आता है ये 61 के टेबल में। सॉल्व करके देखना पड़ेगा हमें। अच्छा, आप इनमें से देखो, यहाँ पे 11 है ना, इनमें से कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है? 5 5 10, उसमें से एक गया, नहीं। 5 4 9, 9 में से एक गया, ये नहीं आता। 8 4 12, 12 में से एक गया, 11। ये 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब यही आंसर होगा। बात ही खत्म। यहाँ पे मुझे 11 दिख रहा है ना, तो ये ही आंसर है, और कोई आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक फैक्टर 11 है। आंसर चेक भी कर लेते हैं। यस, 418 है ना। अब हम सॉल्व क्यों करेंगे जब हमें दिख रहा है कि इनमें से सिर्फ एक ही नंबर है जो 11 से डिविजिबल है? बस बात खत्म। 418 इज़ द राइट आंसर। नहीं तो अब आपको फिर डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हम इसको ऐसे ना करते, 122, यहाँ पे 22, तो इसको काटो 61 और इसको काट दो। 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10 और 2 4 8। फिर वही 61 के टेबल में ये देखना पड़ेगा किस पे आते हैं। बात वही पड़ेगी आपको। तो सीधा देखो, ये 11 है यहाँ पर हमारे पास, तो इनमें से कौन सा 11 से डिविजिबल है? तो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्गाकार पिरामिड का आयतन ज्ञात करें जिसकी, देखो, वर्गाकार पिरामिड का क्या मतलब है? नीचे स्क्वायर बेस है, ठीक है, नीचे है स्क्वायर बेस और ऊपर ऐसे ये यहाँ से ट्राइंगल्स आ रहे हैं ऐसे। ये हो गया पिरामिड, मतलब ये ऊपर तक आ रहा है ये ट्राइंगल, ऐसे ये होता है पिरामिड। जिसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर और आधार का किनारा 45 सेंटीमीटर है। आधार का किनारा 45 सेंटीमीटर है और जिसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, मतलब ये है 45 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो है 18 सेंटीमीटर। तो अब हमें ये पता होना चाहिए आयतन क्या होता है। देखो, जब ये पिरामिड होता है ना, तो आगे लगेगा 1/3। 1/3 इंटू में, हमेशा बता रही हूँ मैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, ठीक है। और अगर ये पिरामिड है, मतलब आप ऊपर चोंच बन रही है, तो आपको आगे 1/3 लगा देना है हमेशा के लिए। बस पिरामिड है तो 1/3 लगा दिया। 1/3 एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। साइड कितनी है? 45 इंटू में 45, और हाइट कितना है? हाइट कितनी है? 18। बस 3 6 18, आंसर आया 45 इंटू 45 इंटू 6। तो अब इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 9 छिपा है। अगर 9 छिपा है तो आपको सम ऑफ डिजिट क्या कितना आएगा? 9। सम ऑफ डिजिट कितना आएगा? 9। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है? 5 और 1 6, 6 4 10। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट आ रहा है 1। 4
5 4 9, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2 और 1 3, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट आ रहे 3, यहाँ पे 5 6 7, यहाँ पे आ रहे 7, यहाँ पे देखो 5 6 7 8 और 1 9, यहाँ पे आ रहे हैं 9। तो यही आंसर है, और कोई आंसर हो नहीं सकता। और अदरवाइज आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, आंसर चेक कर लें इसका। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 17 पुस्तकों का वजन 8.5 kg है तो 123, देखो बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया। 17 का वेट है 8.5 kg, तो 1 का कितना हो गया 8.5/17, इंटू में 123 का कितना हो गया 123 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हटा के 10 नीचे, 17 5 से 85, 5 2 10, बस 2 6 12, 2 1 261.5 kg, बस यही आंसर है। चेक कर लेते हैं। 61.5 kg। क्वेश्चन नंबर 7, पानी और अल्कोहल के 20 लीटर मिश्रण में 10 लीटर कोल्ड ड्रिंक इस तरह मिश्रित किया गया है कि अल्कोहल से कोल्ड ड्रिंक और पानी का अनुपात 1:5 है। घोल में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात करें। क्या कह रहे हैं, पानी और अल्कोहल के 20 लीटर मिश्रण में, ठीक है, पानी और अल्कोहल कितना है 20 लीटर, उसमें कितना डाल रहे हैं हम 10 लीटर कोल्ड ड्रिंक इस तरह मिश्रित किया गया है कि अल्कोहल से कोल्ड ड्रिंक और पानी का अनुपात 1:5 है। अल्कोहल से कोल्ड ड्रिंक और पानी का अनुपात 1:5 है। घोल में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात करें। देखो ये क्या कह रहे हैं, अगर यहाँ पे अल्कोहल है रेशो कोल्ड ड्रिंक प्लस वाटर, ये है 1:5। अच्छा, आपको टोटल पता चल रहा है ना, 30 लीटर है। टोटल कितना है 20 जमा 10 30, इसको, और ये कितना है हमारा 1 और 5 6, 6 को 30 बना दो, कैसे बनेगा 5 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया 5, और ये कितना हो गया 5 5 से 25। इसका मतलब कोल्ड ड्रिंक प्लस वाटर है 25 और अल्कोहल है 5। यही वो हमसे पूछ रहे हैं, घोल में अल्कोहल की मात्रा कितनी है 5 लीटर। घोल में अल्कोहल की मात्रा कितनी है 5 लीटर। अगर आपसे कोल्ड ड्रिंक पूछा जाए वो तो 10 लीटर ही है, पानी पूछा जाए 25 में से 10 कोल्ड ड्रिंक है तो पानी कितना हो गया 15 लीटर। ठीक है, समझ आया। क्वेश्चन 8, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल टू। मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। हमें पता है मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, 31 × 124 का स्क्वायर रूट। क्यों, क्योंकि हमें पता है मीन प्रोपोर्शनल का मतलब होता है 31:x इज़ प्रोपोर्शनल टू x:124। तो वही वाला प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये स्क्वायर इधर आके रूट में हो जाएगा, इंटू में 31 इंटू में 124, तो ये कितना आ गया 31 इंटू में 31 इंटू में 4, है ना। 31 इंटू 4 होता है 121, तो स्क्वायर रूट से जब ये बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा 2। 31 2 62 इज़ द राइट आंसर। चेक भी कर लेते हैं, 62 इज़ द राइट आंसर। अच्छा, ये वाला हमने चेक नहीं किया। यस, 5 लीटर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एक त्रिकोणीय पिरामिड की ऊंचाई 48/5 मीटर है। त्रिकोणीय पिरामिड मतलब नीचे क्या है ट्रायंगल है, नीचे ट्रायंगल है और ऊपर ऐसे चोंच बन रही है ऐसे। यह है त्रिकोणीय पिरामिड। यदि त्रिभुज का आधार 7/5 मीटर और ऊंचाई 25 मीटर है तो पिरामिड का आयतन क्या है। ठीक है, त्रिभुज का आधार दिया है 7/5 मीटर और ऊंचाई कितनी दी है 25 मीटर। तो पिरामिड का आयतन अभी मैंने बताया, एरिया ऑफ 1/3 इंटू में एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। अब जो ट्रायंगल है, बेस क्या है हमारा ट्रायंगल का एरिया होता है, अगर आपको बेस दिया है और हाइट दिया है ट्रायंगल की तो वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये वाली हाइट और इस वाली हाइट में कंफ्यूज मत होना, ये ट्रायंगल की हाइट है, इसको मैं कैपिटल H लिख देती हूँ। बस 1/3 इंटू में 1/2 इंटू बेस कितना है 7/5, ट्रायंगल की हाइट कितनी है 25, इंटू में पिरामिड की हाइट कितनी है 48/5। 5 5 से 25, 5 से 5 कैंसिल, और 3 1 3, 3 1 3, 3 6 18, 2 1 2, 2 8 16। आंसर आया 8 7 56 मीटर क्यूब। 56 मीटर क्यूब। चेक भी कर लेते हैं। यस, 56 मीटर क्यूब इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, A and B का
व्यवसाय में 1:3 के अनुपात में निवेश करते हैं, ठीक है। यदि कुल लाभ का 20% दान जाता है और ए का हिस्सा 1600 रुपये है तो कुल लाभ ज्ञात करें। देखो, जितना निवेश करते हो उसी रेशो में जो है आपका प्रॉफिट होगा। ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 1:3। 20% दान जाता है तो इसका मतलब बचा कितना? 80%। 80% में से ए का रेशो कितना है? 1/4, ठीक है। तो मतलब ये है 20%। टोटल प्रॉफिट में से 20% है 1600, तो इसका मतलब 20% है 1600। तो आपको क्या निकालना है? टोटल लाभ 100% निकालना है। सीधा 1600 को 5 से गुणा कर दो, क्योंकि 20 × 5 होता है 100%। 16 पंजे 80, साथ में 2 0। 8000 इज़ द राइट आंसर। चेक भी कर लेते हैं। यस, 8000 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। 11 संख्याओं का औसत 14.2 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 14 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 15 है तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। 11 का औसत कितना है? 14.2। पहली 6 संख्याओं का औसत ये है 14 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत, मतलब इसमें जो आपकी मिडल नंबर है, मिडल नंबर कौन सा है? छठा, 6, 2 बारी काउंट हो गई। 6 नंबर 2 बारी काउंट हो रहा है और इनका औसत है 15। तो मध्य संख्या ज्ञात करें। यह है 15। अब यहाँ पर कितना है? देखो, ये जो छठा नंबर है ये भी 14.2 तो है ही। अब देखते हैं ये इससे कम होगा या ज़्यादा होगा। इतना तो है ही अगर हम औसत मान के चले तो। अब ये जो नंबर है 14 है और जो हमारा एवरेज था वो कितना था? 14.2। इसका मतलब 0.2 हर एक नंबर पर कम है। 0.2 × 6 मतलब कि 1.2 यहाँ पे बचा रह गया। 1.2 यहाँ पर बचा रह गया। हम डेविएशन ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर कितना है? 15 है। इसका मतलब इनके पास 0.8 एक्स्ट्रा है। 0.8 एक्स्ट्रा है एक पर, तो 6 पर कितना एक्स्ट्रा है? 6.8 6 48, मतलब कि 4.8 यहाँ पर एक्स्ट्रा है। इन्होंने एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है। यहाँ पे 4.8 एक्स्ट्रा है, मतलब ये हमारे पास प्लस में है। यहाँ पे 1.2 कम है, मतलब ये माइनस में। नेट चेंज कितने का हो गया? ध्यान से देखो, प्लस माइनस माइनस, तो नेट चेंज कितने का हो गया? 4 - 1 3.6 का नेट चेंज हो गया। और ये किस में आ रहा है? प्लस में। इसका मतलब 14.2 में ये 3.6 ऐड कर दो, कितना आ गया? 17.8। इस 6 जो मध्य संख्या है, मतलब 6 नंबर की वैल्यू है 17.8। नहीं समझ आया? एक बारी और देखो क्या कर रहे हैं हम इसमें। देखो, हमारे पास 6 संख्याओं का औसत है 14.2, सॉरी 11 संख्याओं का एवरेज है 14.2। पहले 6 नंबर का एवरेज है 14, बाद की 6 नंबर का एवरेज है 15। इसका मतलब इसमें छठा नंबर 2 बार ही इंक्लूडेड है। इतना तो समझ आ रहा है ना हमें? तभी तो 6 और 6 12 हो गया। बीच वाला नंबर 2 बार ही ले लिया, पहले 6 में भी और बाद के 6 में भी। अब आप देखो एवरेज का क्या मतलब है? मैं हर एक नंबर को 14.2 14.2 14.2 से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ ना। तो इसका मतलब जो मेरा छठा नंबर है वो भी मैं 14.2 से ही रिप्रेजेंट करूँगी अगर मैं इस वाले एवरेज को देखूँ। तो अब इसके हिसाब से देखो, ये हमने पहले 6 नंबर किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं? 14 से। मतलब इन सब के पास 0.2 कम है। हमारे एवरेज जो मेन एवरेज है उससे 0.2 कम है। हर एक पे 0.2 कम है। तो 6 पर कितना हो गया? 1.2 यहाँ पर कम है नॉर्मल एवरेज से। अब यहाँ पे देखो, ये है 15 और ये है हमारा 14.2। इसका मतलब यहाँ पे हर एक नंबर पर 0.8 ज़्यादा है। तो 6 नंबरों पे कितना हुआ? 4.8 ज़्यादा हो गया। और टोटल कितना ज़्यादा है? टोटल कितना ज़्यादा है? 3.6, वो भी प्लस में। इसका मतलब ये 3.6 जो टोटल एक्स्ट्रा है वो किसके पास होगा? वो इस छठे नंबर के पास होगा। तो 14.2 + 3.6 मतलब कि 17.8 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। एक कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कोलकाता से धनबाद तक जाती है। यात्रा में
33 घंटे लगते हैं। यह 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी सड़क पर धनबाद से कोलकाता वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति क्या है? देखो औसत गति, औसत मतलब एवरेज, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 66 की गति से 33 घंटे में चल रही है, तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस पहला। दूसरा 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितनी देर तक चल रही है? उसी सड़क पर धनबाद से कोलकाता तक वापस आती है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने दे दिया झोल, सड़क वही है तो रास्ता वही होगा। पहला डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस 1 बराबर है 66 इंटू 33। डिस्टेंस 2 वो भी सेम ही रहेगा ना, 66 इंटू 33, उसी सड़क से वापस आ रही है ना एक कार। तो अब डिस्टेंस 1 में आपको पता चल गया, डिस्टेंस 2 में स्पीड है 22, डिस्टेंस है इतना, तो टाइम दूसरी बारी का टाइम कितना हो जाएगा? 66 इंटू 33 बाई 22। 11 2 22, 11 3 33, 2 1 2, 2 33 33 इंटू 3, 33 इंटू 3, यह है आपका दूसरी बारी का टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 66 इंटू 33 इंटू में 2, 2 बारी चल रहा है ना इतना, और टोटल टाइम कितना हो गया? पहले लग रहे हैं 33 घंटे और दूसरी बारी लग रहे हैं 33 गुना 3 घंटे। बस ये हो गया 66 इंटू 33 इंटू में 2, आप से 33 कॉमन ले लो, कितना बचा? 1 + 3, 33 से 33 काट दो, हो गया 66 इंटू में 2/4, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, आंसर आया 33 किलोमीटर पर आवर। 33 किलोमीटर पर आवर चेक कर लेते हैं। यस, 33 किलोमीटर पर आवर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, एक बैंक में 12,400 रुपये की जमा राशि पर अर्जित वार्षिक ब्याज कितना होगा जो प्रति वर्ष 7% साधारण ब्याज दर का भुगतान करता है? कितने टाइम में? अच्छा, बस 1 साल का ही पूछे है ना, तो बस 12,400 गुना में 7/100, 2 0 से 2 0 कट गया, आंसर आया 7 4 28, 8 यहाँ 2 यहाँ, 7 2 14, 15 16 का 1, 7 7, 868, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे बड़ी संख्या 44AB0 ज्ञात करें जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं, मतलब 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, 9 से नहीं। प्लस करके देखो, 4 4 8, 8 7 15, 15 और 3 18, तो ये तो 3 से भी हो गई और 9 से भी, ये आंसर नहीं हो सकता। 4 4 8 और 8 और 8 16, 16 मतलब 7, 8 7 15, तो ये आंसर हो सकता है क्योंकि ये सिर्फ 3 से भी डिविजिबल है, 9 से नहीं है। 4 4 8, 5 5 10, 10 8 18, 3 से भी और 9 से भी है, ये आंसर नहीं हो सकता। 4 4 8 और 8 2 10 मतलब 18, ये भी 3 से भी है और 9 से भी है, इसका मतलब सेकंड इज़ द राइट आंसर। सिंपल, चेक भी कर लेते हैं। यस, सेकंड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिया गया पहला पाई चार्ट 5 अलग अलग राज्यों में चावल उत्पादन के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। नीचे दिया गया दूसरा पाई चार्ट 5 अलग अलग राज्यों में बेचे गए चावल के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। पहले में है उत्पादन और दूसरे में है वितरण। उत्पादित चावल की कुल मात्रा बराबर है 500 क्विंटल, बेचे गए चावल की कुल मात्रा है 300 क्विंटल। सी में उत्पादित और बेचे गए चावल की मात्रा के बीच अनुपात ज्ञात करें। देखो सी में 10%, ठीक है, मतलब 500 का 10%, 500 का 10% इंटू में 10/100 रेशो, और यहाँ पर कितना है सी का 15%, मतलब 300 का 15%। 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 3 15, 10:9 आ गया। चेक कर लेते हैं ऑप्शंस। 10:9, फोर्थ इज द राइट आंसर। यस, फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम भाई, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब कि HCF।
एक मिनट भाई, हिंदी में मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ। देखो, महत्तम समापवर्तक होता है HCF और अन्य दो गुणनखंडों का लघुत्तम समापवर्त 4 और 5 है। देखो, महत्तम समापवर्तक होता है 37 और महत्तम समापवर्तक होता है HCF और लघुत्तम समापवर्तक होता है LCM। अब भगवान जाने ये क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया, लेकिन आपको इतना समझ आ रहा है, अगर दो संख्याओं का HCF 37 है तो नंबर होंगे 37A और 37B। ठीक है, A और B क्या है, को प्राइम। इन दोनों के बीच में कुछ और कॉमन नहीं होगा। A और B, जैसे A और B क्या हो सकते हैं, जैसे 4 और 9, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। ऐसे कोई दो नंबर होंगे तो वो, हाँ, अब हमें इतना पता चल रहा है जो हमारा नंबर है वो 37 का मल्टीपल तो है। तो इनमें से देखो 37 का मल्टीपल कौन सा है, एक ही होगा। सारे नंबर आसपास है तो 185 ही 37 के टेबल में आता है। 37 5 से 185, तो यही आंसर होगा। बाकी ये क्या लिखा भगवान जाने, उसको छोड़ दो। ठीक है, तो बस 185। क्वेश्चन नंबर 17। दो व्यक्ति A और B ने 550 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से क्रमशः 15 मीटर प्रति सेकंड और 40 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति से विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू किया। जब भी वे मिलते हैं A की गति दो गुनी हो जाती है और B की गति आधी हो जाती है। प्रारंभ से कितने समय बाद वे तीसरी बार मिलेंगे। ये सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं एक ही पॉइंट से, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और मिलने के बाद A की गति दुगनी और B की गति आधी हो जाती है। A की गति कितनी है, ये A है, ये B है, इसकी गति है 15 मीटर प्रति सेकंड और B की गति है 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो प्रारंभ से कितने समय बाद वे तीसरी बार मिलेंगे, हमें ये बताना है। देखो, सबसे पहली बार वो कब मिलेंगे, 500 कितनी देर बाद मिलेंगे। टोटल डिस्टेंस है 550, अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी 40 + 15 55। तो 55 10 × 550, तो 10 सेकंड बाद मिलेंगे। अब 10 सेकंड बाद मिलने के बाद इसकी स्पीड हो गई 30 और इसकी स्पीड हो गई 20। अब वो कितनी देर बाद मिलेंगे, वही 550/30 + 20 50, 511 से। अब वो मिलेंगे 11 सेकंड बाद। ठीक है, उसके बाद फिर इसकी स्पीड हो गई 60 और इसकी स्पीड हो गई 10, तो ये हो गया 70। अब वो कितनी देर बाद मिलेंगे, 7 8 × 56, लगभग 8 सेकंड बाद। या 7 7 × 49, बचा कितना 6, 7 9 × 63, 60 बचा ना, 7 8 × 53, 7.8 सेकेंड। इनको ऐड कर दो, टोटल कितनी देर हो गई, 7 और 1 8, 28.8 सेकेंड। फर्स्ट इज द राइट आंसर, 28.8 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18। 0.1333 को हम मतलब फ्रैक्शंस में लिखना है। इसका क्या मतलब है, 0.1 और 3 पे बार। इसको हमें बहुत अच्छे से लिखना आता है। कैसे लिखेंगे इसे, हमें पता है ऊपर हमें लिखना है 13 - 1, मतलब कि ये नंबर लिखकर जितने पे बार नहीं हो वो माइनस कर देना, और नीचे जितने पे बार है उतने 9, जितने पे बार नहीं है उतनी 0, तो 1 0। सिंपल। 13 - 1 मतलब 12/90, 6 2 = 12, 6 15 = 30, 2/15 इज द राइट आंसर। 2/15 इज द राइट आंसर। चेक भी कर लेते हैं, 2/15 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। प्रथम 21 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। क्या प्राकृतिक संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर, मतलब 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब। प्रथम 21 मतलब कि 21 का क्यूब। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है n × n + 1 बाय, तो जो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, n × n + 1/2, इस पूरे का स्क्वायर, यही होता है आंसर। ठीक है, सम ऑफ n³ नेचुरल नंबर्स। 21 है, बस 21 इंटू में 22/2 पूरे का स्क्वायर, तो ये हो गया 11। इसका मतलब 21 इंटू में 11 पूरे का स्क्वायर। अच्छा, आपको एक बात पता चल रही है, 21 इंटू 11 यूनिट डिजिट 1 आएगा, 1 का स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, तो एक ही ऑप्शन है सेकेंड। आंसर चेक कर लेते हैं। यस,
पूरा मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता चला यूनिट डिजिट हमारा 1 ही रहने वाला है, 0 हो ही नहीं सकता। ये दो तो आंसर हो ही नहीं सकते थे। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 20। अमन और बेबी एक कार्य को क्रमशः 12 और 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अमन और बेबी वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं, वैकल्पिक मतलब एक दिन अमन एक दिन बेबी, तो कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? अमन काम शुरू करता है, अमन काम शुरू कर रहे हैं, तो हम ये अमन है ये बेबी है, अमन 12 दिन में काम पूरा करता है, बेबी 28 दिन में, तो टोटल काम ले लेते हैं। कितना हो जाएगा टोटल काम? इनका एलसीएम 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा? 4 3 12, तो ये बचा 3, 4 7 28, 4 इंटू 3 इंटू 7, 4 इंटू 3 इंटू 7, ये हो गया टोटल वर्क। तो अमन जो है वो एक दिन में कर रहा है 7 यूनिट काम, बेबी जो है वो एक दिन में कितना कर रही है? 3 यूनिट काम। अब अमन काम शुरू कर रहा है, तो अमन प्लस बेबी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 10 यूनिट काम। 2 डेज में कितना काम हो रहा है? 10 यूनिट। और टोटल काम कितना है? 4 3 12, 12 7 84, 84 यूनिट काम है हमारे पास। 2 दिन में हो रहा है 10 यूनिट काम, तो इंटू 8 कर दो, इंटू 8 कर दो, ये हो गया 16 डेज में कितना काम हो गया? 80 यूनिट्स काम हो गया। अब किसकी बारी आएगी? अब आएगी अमन की बारी। अमन की बारी आएगी तो काम कितना बचा है? सिर्फ 4 यूनिट काम बचा, और अमन कितना काम करता है? 7 यूनिट काम। तो 7 यूनिट काम करने में लगते हैं 1 दिन, तो 4 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे? 1/7 गुना में 4, 4/7 दिन, तो कितना काम हुआ? 16 + 4/7। तो बस जिसके अपन में 7 है वही आंसर है, ख़त्म बात। वैसे मल्टीप्लाई कर लो, 16 7 112 + 4/7, तो ये हो गया 116/7। 116/7 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।